चलिए, पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे मौर्य कला, और मौर्य कला में हम लोग चल रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कि मौर्य कला पर विदेशी तत्व के क्या क्या प्रभाव है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखे, पिछले क्लास में आप देख चुके थे कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव है और उसमें क्या क्या विदेशी प्रभाव है। तो आपने देखा कि जो भी इसके भवन है उसमें खंभे पत्थर के हैं और बड़े बड़े हॉल का प्रयोग उसी प्रकार है जैसे यूनान में सूसा और एक बटाना के राजा का है। हम लोग देखे जैसे ईरान में पत्थर के स्तंभ है, यहाँ भी पत्थर के स्तंभ है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक चमकदार पॉलिश ईरान की विशेषता है, यहाँ भी चमकदार पॉलिश मिलता है। दोनों के ऊपर, ईरान में भी और यहाँ भी, दोनों में स्तंभ के ऊपर घंटा का आकार है। याद आ रहा है सबको? तो कई चीज, इतना ही नहीं, राजा के संबोधन के तरीका भी दोनों में एक जैसा है। और इस प्रकार हम लोग देखे कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव है। तो पिछले क्लास में यहाँ तक आपको लिखा भी दिए थे, फिर पैराग्राफ हम लोग चेंज किए और कहे कि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव की सीमाएं कुछ प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर विदेशी प्रभाव नहीं है और उसको निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। अब देखो, कम से कम इधर पॉइंट कितना दिए हो, इधर मान लो 4-5 पॉइंट है, तो उधर से ज्यादा पॉइंट यहाँ सोचना, क्योंकि हम लोग तो फाइनली इसके पक्ष में रहे। तो उससे ज्यादा पॉइंट आप सोचोगे तो कुछ पॉइंट बताओ जिससे लगे कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव नहीं है। हर बात का खंडन करेंगे। जैसे मौर्य कला में एकास्म पत्थर का प्रयोग स्तंभ में किया गया है, उसमें स्तंभ जोड़ करके था। याद है सबको? जो चमकदार पॉलिश की बात है, तो हमारे यहाँ महाजनपद काल में ही उत्तर काली पॉलिश मृदभांड से पॉलिश की तकनीक स्वदेशी विकसित हो चुकी थी। चमक की तकनीक स्वदेशी। हम लोग देखे कि ये जो दोनों है, इसमें घंटा और आकार में अंतर है। इसमें कौन सा आकार है? कमल। इसमें कमल का आकार है ना, तो इसमें कमल है, उसमें घंटा है। फिर हम लोग देखे इसमें दोनों के सिस्टम में भी अंतर है। जहां ईरान के राजा क्या किए थे, राजप्रसाद में ही स्तंभ लगाए थे। इसने क्या किया? राजमार्ग में स्तंभ लगाया। इसने राजमार्ग में स्तंभ लगाया, सड़क के किनारे स्तंभ लगाए, यह पूरे राजप्रसाद में स्तंभ लगाए। दोनों में भी अंतर हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखे कुछ और अंतर भी आपको समझाए थे। बोलिए। ऊपर में यूनान में, ईरान में मानव के चित्र हैं, इसमें पशु पक्षी के आकार हैं, दोनों कंप्लीट अलग हैं। और भी हम लोग देखे स्तंभ जो ईरान का है वो सभी जगह समान है और इसमें नीचे से ऊपर की ओर पतला होते गया है। तो ये बताओ, हम लोग उससे ज्यादा पॉइंट सोचे और कहे कि जिस बात से हम समझ रहे हैं कि विदेशी प्रभाव है, इधर हम लोग देख रहे हैं कि वो विदेशी प्रभाव नहीं है, कि कंप्लीट चेंज हो गए। और तब निष्कर्ष पे चलेंगे। तो जल्दी से हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ, लिपि स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, दोनों का अलग है। चलिए, नीचे डेस्क पे लिख दीजिए। नीचे डेस्क पे लिखे, मौर्य कला में, मौर्य कला में प्रयुक्त स्तंभ, मौर्य कला में प्रयुक्त स्तंभ एकास्म है, एकास्म है, एकास्म है। जबकि जबकि ईरानी स्तंभ, ईरानी स्तंभ पत्थर के कई भाग को जोड़कर बनाए गए हैं। ईरानी स्तंभ पत्थर के कई भाग को जोड़कर बनाए गए हैं, पत्थर के कई भाग को जोड़कर बनाए गए हैं। नीचे डेस्क पे लिखिए, चमकदार पॉलिश, चमकदार पॉलिश की तकनीक, चमकदार पॉलिश की तकनीक ईरान से प्रभावित न होकर, ईरान से प्रभावित न होकर, प्रभावित न होकर भारतीय तकनीक थी, भारतीय तकनीक थी। क्योंकि भारतीय, क्योंकि भारतीय महाजनपद काल में ही, महाजनपद काल में ही पॉलिश की तकनीक विकसित कर चुके थे, पॉलिश की तकनीक विकसित कर चुके थे, पॉलिश की तकनीक विकसित कर चुके थे, जिसे उनके, जिसे उनके उत्तर काले पॉलिश मृदभांड में देखा जा सकता है, जिसे उनके, जिसे उनके उत्तर काले पॉलिश मृदभांड में देखा जा सकता है, उत्तर काले पॉलिश मृदभांड में देखा जा सकता है, मृदभांड में देखा जा सकता है। तीसरा नंबर लिख दीजिए, ईरान में स्तंभ के ऊपर, ईरान में स्तंभ के ऊपर, स्तंभ के ऊपर घंटा के प्रयोग किए गए थे, घंटा के प्रयोग किए गए थे। वहीं, वहीं मौर्य कला में, मौर्य कला में स्तंभ के ऊपर, स्तंभ के ऊपर उल्टा कमल का प्रयोग किया गया है। नीचे फिगर बना दीजिए, नीचे ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन में फिगर बना देंगे छोटा सा। दोनों जल्दी बना दीजिए। घंटा का प्रयोग ईरानी कला और उल्टा कमल का प्रयोग मौर्य कला, दोनों के ऊपरी आकृति में अंतर है। आओ कुछ वाला घंटा, आओ घंटा कुछ होता है।
इसके ऊपर फिर चौकी है, चौकी के ऊपर फिर आकृति है, फिर उसके ऊपर जानवर बैठेगा, तो वो सब फिर अलग डिजाइन हो गया, ठीक है ना। ये नहीं कि इसी के ऊपर, इसके ऊपर फिर चौकी है दोनों में, आप फिर उसके ऊपर चौकी पर फिर जानवर है, किसी में चक्र है, हर में चक्र नहीं है, सारनाथ में चक्र है, ठीक है ना। चक्र सब जगह नहीं है, तो सारनाथ में आएंगे तो वहां चक्र आ जाएगा। हर जगह शेर नहीं है, कहीं मोर भी है, कहीं बैल भी है, सब जगह एक ही चीज नहीं है। बना दिया सब कोई, नीचे डैश लिखिए, लिखिए ईरान में, ईरान में स्तंभ को, ईरान में स्तंभ को राजप्रसाद में लगाए गए थे। राजप्रसाद में राजा का घर, ईरान में स्तंभ को राजप्रसाद में लगाए गए थे, राजप्रसाद में लगाए गए थे। वहीं वहीं मौर्य कला में स्तंभ को, मौर्य कला में स्तंभ को राजमार्ग के किनारे लगाए गए थे, राजमार्ग के किनारे लगाए गए थे, राजमार्ग के किनारे लगाए गए थे। नीचे डैश तक लिख दीजिए, ईरान में, ईरान में स्तंभ के ऊपर, स्तंभ के ऊपर मानव की आकृति का प्रयोग चित्रण किया गया है, मानव की आकृति का चित्रण किया गया है, मानव की आकृति का चित्रण किया गया है। वहीं वहीं मौर्य कला में, मौर्य कला में पशु पक्षी और संकेतों के प्रयोग किए गए हैं, पशु पक्षी और संकेतों के प्रयोग किए गए हैं, पशु पक्षी और संकेतों के प्रयोग किए गए हैं, संकेतों के प्रयोग किए गए हैं। चलिए काफी है। अब ये बताएं, हम लोग इनको भी देख लिए, इनको भी देख लिए, फाइनली हम लोग क्या कहेंगे कि इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मौर्य कला विदेशी कला का केवल नकल मात्र नहीं था, परंतु उस पर विदेशी प्रभाव को पूर्णतः नकारा भी नहीं जा सकता। हम नकारेंगे भी नहीं, नकल भी नहीं कहेंगे। फिर कहेंगे मौर्य कला के जो शिल्पकार थे वे विदेश से प्रभावित अवश्य थे, परंतु उन्होंने भारत में इसका देसी रंग चढ़ाया। आपको ध्यान रखना, इंडिया में बनाया तो इस स्वदेशी आइटम ऊपर शेर बैठाया, ऐसा नहीं था कि ईरान वाला जानवर बैठा दी, ईरान वाला आदमी बैठा दिया, सब यहाँ देसी स्वरूप। तो ये चीज हम लोग को लिख देना है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, निष्कर्षतः। एक दो का जीएस में पहुंच गया, 2 पन्ना हो गया, परीक्षा में कई बात याद आ गई, जीएस में 2 पन्ना इतना ही बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आपको कम करना रहता है। लिख दीजिए निष्कर्षतः, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मौर्य कला, कि मौर्य कला, मौर्य कला केवल विदेशी कला का नकल मात्र नहीं था, केवल विदेशी कला का नकल मात्र नहीं था, नकल मात्र नहीं था, नकल मात्र नहीं था, नकल मात्र नहीं था, फिर भी इस पर, फिर भी इस पर विदेशी प्रभाव को, फिर भी इस पर विदेशी प्रभाव को पूर्णतः नकारा भी नहीं जा सकता है, विदेशी प्रभाव को पूर्णतः नकारा भी नहीं जा सकता है, पूर्णतः नकारा भी नहीं जा सकता है। मौर्य कला से जुड़े शिल्पकार, मौर्य कला से जुड़े शिल्पकार, जुड़े शिल्पकार विदेशी तत्वों से अवश्य प्रभावित थे, विदेशी तत्वों से अवश्य प्रभावित थे, अवश्य प्रभावित थे, परंतु परंतु वे इस कला को, परंतु वे इस कला को देसी रंग चढ़ाए, देसी रंग चढ़ाए। बस हो गया, 3-4 लाइन में निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बताओ, क्वेश्चन आएगा मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव, क्या बढ़िया से नहीं लिख सकते हो सब कोई? नीचे आज हेडिंग दे, मौर्य कला और बौद्ध धर्म में संबंध। पशु पक्षी, हाँ सब नहीं लिखना है इसमें, हम लोग को केवल विदेशी चल रहा है ना, तो विदेशी में पशु पक्षी क्या करेंगे? और जैसे हम लोग को लिखना है मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव है कि नहीं, तो शेर ऊपर क्यों बैठा है, हम लोग को उसमें दिखाने का क्या जरूरत है? हम लोग कहना है कि देखो आदमी में शेर था, हो गया, ठीक है ना। शेर क्यों बैठा है इसे कहने से विदेशी चीज कहां जानकारी हो, हम लोग को विदेश वाली बात खाली छाटना है और इसमें कुछ नहीं करना। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, मौर्य कला और बौद्ध धर्म का प्रभाव या संबंध। देखिए, मौर्य कला और बौद्ध धर्म का प्रभाव या संबंध, मौर्य कला और बौद्ध धर्म का प्रभाव। चलिए को बढ़िया से समझोगे, आज का स्टेप बढ़िया से उठना चाहिए आपका, धीरे धीरे आप स्टेप बढ़ते जाओगे तो फिर आपका मौर्य कला बहुत ही अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। फिर तब इतने स्टेप सीखने के बाद क्वेश्चन आंसर राइटिंग करोगे, किसी तरह का कोई किताब नोट्स तुमको खुद ही जरूरत नहीं होगी, नहीं मार्केट की कोई किताब में पैसा बर्बाद करो। जो पढ़ा लिखा नहीं रहता ना, वही झूठ मूठ किताब खरीद के नौटंकी करता रहता है, वो खरीदेगा 2 लाइन 2 पन्ना उल्टेगा, फिर उसी रख देगा। पढ़ लोगे तब तो उसको तुम समझने लगोगे कि मेरे लिए खरीदने लायक है कि। जैसे एक लेसन मौर्य कला पढ़ लिया, पाल कला पढ़ लिया, पट्टा कलम पढ़ लिया, तब मार्केट में जाओ तो किताब खरीदने हमसे पूछना 20 बता दे, उसके बाद सबका पन्ना उलटना, तो तुमको लगेगा कि मृग मृग का मेरे पास अपने कस्तूरी है, हम उसको ढूंढने के लिए मार्केट में निकल, उससे ज्यादा तुम्हारी कॉपी में ऑलरेडी है, तुम उतने पचा लिया तो हो गया, बाकी उस एनर्जी को पचाने में लगाना है, लिखने में लगाना है। अब देखिए मौर्य कला पर हम लोग अभी चलने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के साथ क्या रिलेशन रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग चले कि जो मौर्य कला के मेन प्रणेता हैं वो कौन है? अशोक। अशोक का व्यक्तिगत धर्म ही बौद्ध धर्म, और इसीलिए अगर कहीं बौद्ध धर्म के कोई चीज दिखते हैं तो वह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति माना जा सकता है, क्योंकि इसका व्यक्तिगत धर्म। अब बताओ मौर्य कला में कहां पे बौद्ध धर्म दिखाई देता है? तो आपने बहुत बढ़िया समझा। पहला नंबर आपने देखा कि जो मौर्य कला है इसमें जो स्तंभ है, इस स्तंभ में बौद्ध धर्म से संबंधित कई प्रतीकों का प्रयोग किया गया है।
जैसे इसी में सारनाथ का नाम लोगे, एक चक्र है, और ये चक्र जो सारनाथ में प्रयोग किए गए हैं जिसमें 24 तिल्ले है, ये चक्र बौद्ध धर्म में एक गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है। इसी में ऊपर शेर बैठा हुआ है, और बौद्ध धर्म में शेर समृद्धि का प्रतीक। इसी में घोड़ा है, तो घोड़ा बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक है। अब बताओ, घोड़ा, शेर, चक्र, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, ये सबका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रभाव है। दूसरा नंबर हम लोग चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैसे जाने कि बौद्ध धर्म का इसमें संबंध है? तो अशोक अपना जो अभिलेख लिखा, उस कला के अभिलेख में इसके अभिलेख नेपाल से भी मिलते हैं। नेपाल में तुम खास लिखोगे कि वो भी कहां मिलते हैं? जहां गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, कहां? रुकमनदेही। अब देखो, आपको ध्यान रखना है, रुकमनदेही और दूसरा निगाली सागर, ये दोनों का नाम अवश्य लिखना होगा। तो एक निगाली सागर और रुकमनदेही, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। निगाली सागर और रुकमनदेही, ये दो अभिलेख नेपाल में, और रुकमनदेही अभिलेख में अब सोचिए कि यहाँ पे अशोक स्वयं कहता है कि गौतम बुद्ध यहाँ जन्म लिए थे, इसीलिए हम यहाँ बलि नामक धार्मिक कर माफ करो। अब सोचो कि ये कर को माफ कर दिया, अभी पूरे टैक्स ही माफ कर दिए, क्यों? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है इसीलिए। अब समझ सकते हो कि बाकी टैक्सेशन भी 1/6 से 1/8, अभी सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग को ये कहना है कि इसमें कर संबंधी बात भी तभी है जब गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो बताओ, उनके जन्म स्थान पर यह चीज होना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित। तीसरा, बौद्ध धर्म का जो प्रमुख पूजा पाठ का स्थल है, यह है स्तूप, और स्तूप निर्माण की भी विधिवत प्रक्रिया मौर्य कला में ही प्रारंभ होता है। अशोक ने ही 84,000 स्तूप बनवाए थे, और उसमें आज भी कुछ स्तूप, सांची का स्तूप, भरहूत का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये साफ साफ कहता है कि भाई हम मौर्य कला के बने हुए हैं, और इसमें ऊपर गौतम बुद्ध के अवशेष रखे। इतना ही नहीं, इसकी जो प्रवेश द्वार के पहले चार दीवारी है, इस पर भी एक चित्रकारी किया हुआ है, और यह चित्रकारी किसका है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, जातक कथा का चित्र बनाया हुआ। अब सोचो, इसमें भी जातक कथा का चित्र बनाओ। अब बताओ, आप ही चित्रकारी किया हुआ है, आप ही बताओ, ये पूरा बौद्ध धर्म के लिए मंदिर जैसा बनाया हुआ है, और ये स्तूप बन रहा है किसके संरक्षण में? अशोक के द्वारा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रभाव है। इतना ही नहीं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई विहार की स्थापना की गई, और बौद्ध भिक्षु भी कई विहार बनाए जहां वो भिक्षु रहते थे। तो ये सभी स्किल जो देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं बताता है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव ये दृष्टिगत होता है किसमें? मौर्य कला। अब बताओ, आपसे पूछा जाए कि मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है कि नहीं? जल्दी बोलिए। है, तो है करोगे नंबर कट जाएगा। ये हिस्ट्री ना जी, ये हिस्ट्री है, जहां कर दिया कि हाँ है, मौर्य कला एकदम बौद्ध धर्म से प्रेरित रहा है, नंबर भी है, खत्म हो गया। अब सोचो, 38 नंबर में मुश्किल से 10 नंबर आएगा, खाली है पर रहोगे तब। बाकी लॉजिक कितना बढ़िया दोगे, तुमको यही सोचना है। जिस अशोक को इतना तुम डुबा रहे हो, वो अशोक इतना साधारण नहीं है। हम लोग एंट्री पॉइंट सोचेंगे, अभी इधर जितना पॉइंट सोचे हैं उससे ज्यादा उधर पॉइंट सोचेंगे, और तब अचानक आपको लगने लगेगा कि ना, बौद्ध धर्म का कोई प्रभाव नहीं। अभी तो तुमको विश्वास भी नहीं हो रहा जो पॉइंट सुने हो उससे, अभी तो एकदम पक्का पक्की तुम कंफर्म है कि तो हो ही नहीं सकता, प्रभाव तो है। तो अभी यू टर्न हम लोग मारेंगे। पहले इन बातों को एक स्ट्रक्चर में लिख दीजिए। पहले आप रॉ मटेरियल कर लीजिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन के साथ चलेंगे। रॉ मटेरियल में इनमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, मतलब इसमें मान के चला जाए कि बच्चों को रुकमनदेही अभिलेख, निगाली सागर अभिलेख, स्तंभ के प्रतीक, स्तूप, ये सब अशोक का बौद्ध धर्म, ये सब की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो नीचे डैश देके पहले बेसिक बात कर ले। नीचे डैश देके लिख दीजिए, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के उपरांत, कलिंग युद्ध के उपरांत, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक अशोक बौद्ध धर्म अपनाया, अशोक बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, मौर्य कला में प्रयुक्त स्तंभ, मौर्य कला में प्रयुक्त स्तंभ में बौद्ध धर्म से संबंधित, में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीकों के प्रयोग किए गए, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीकों के प्रयोग किए गए, प्रतीकों के प्रयोग किए गए। नीचे डैश देके लिख दीजिए, नेपाल में, नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्म स्थल पर, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल पर, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल पर रुकमनदेही अभिलेख, रुकमनदेही अभिलेख और निगाली सागर अभिलेख मिले हैं, निगाली सागर अभिलेख मिले हैं। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके, मौर्य कला के अंतर्गत स्तूप निर्माण भी हुए हैं, मौर्य कला के अंतर्गत स्तूप निर्माण भी हुए हैं, स्तूप निर्माण भी हुए हैं, स्तूप निर्माण भी हुए हैं। नीचे डैश देके, मौर्य कला में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, मौर्य कला में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, विहार की भी स्थापना की गई है, विहार की भी स्थापना की गई है, विहार की भी स्थापना की गई है, विहार की भी स्थापना की गई है। अब ध्यान से समझिए, अब एक प्रश्न चलेगा, और उस प्रश्न में देखो कैसे स्टैंड लेना है, कैसे चलना है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, क्या मौर्य कला, एक बच्चा 21वीं सदी में, 21वीं सदी पहले पूरा मौर्य पढ़ तो ले, 21वीं रहे चाहे 25वीं सदी रहे, सब आंसर लिखो। एक बार कौवा अपना बच्चा को सिखा रहा था कि देखो आदमी झुकेगा तो उड़ जाना। बच्चा पूछा क्यों, तो कहा कि झुकेगा तो पत्थर उठा के मारेगा। बच्चा कह रहा कि उधर से पत्थर लेते आएगा तब, तो वो बताया जाएगा ना, पॉइंट तो शुरू हुआ। तो वैसे कई लोग अभी चल रहा है विदेशी प्रभाव, अभी चल रहा है बौद्ध प्रभाव, 21वीं सदी रहेगा, तुम्हारे पास जितना सदी रहेगा ना सब सदी हो जाएगा। जिस दिन बोलेंगे मौर्य खत्म, माने खत्म, कुछ भी आएगा तो तुम्हारी कलम खूब चलेगा। लेकिन पहले मौर्य जो चल रहा है ऊपर एकदम सिर्फ L1 D1 इधर धरा, D2 धराएगा ना तो चलने का आवाज आएगा।
इसलिए विषय वस्तु पर पहले चलो कि हम अभी मौर्य कला पर क्या चल रहा है। मौर्य कला को जितना हम एकदम पूरे कुदेर के पढ़ा देंगे उसमें कहीं तुमको ना कहीं नोट्स मिलना है ना कहीं कुछ मिलना है। ये नहीं कि खाली यहाँ दिल्ली तक के नोट्स देखेगा तो यही वाला खोजेगा जितना तुमको लिखाया रहेगा। इन्हें कि उधर दिल्ली में ज्यादा पढ़ा दे, पैसा लेने से ज्यादा पढ़ाता है तो सब पैसा वाला पास कर जाता है, मेहनत वाला पास करता है। तो ये नहीं है कि तुमको जो नोट्स दिखाएंगे वो हम पहले ही बताया कि हिस्ट्री का हमारा नोट्स कहीं भी किसी भी टीचर के नोट से तौल में भी ज्यादा होगा, तौलों के तैयो ज्यादा होगा बस। तो इसलिए बाकी क्वांटिटी छोड़ दी, इतना ईमानदारी से आराम से चलना। तो बाकी तो वक्त परिस्थिति में खुद समझ जाओगे क्या ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्या मौर्य कला बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा था? क्या मौर्य कला बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा था? क्या मौर्य कला बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा था? सहमति या असहमति के बिंदु को, सहमति या असहमति के बिंदु को कारण सहित लिखें। क्या मौर्य कला बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा था? सहमति और असहमति के बिंदु को कारण सहित लिखें। फिर वही पॉइंट चलेगा। ये नहीं समझना तुम लोग का जो लक्षण अभी तक है एकदम एक ही पर रहते हो, तुम नहीं करना। तुम लोग को जो भी कहेगा अस्टेंट चेंज होगा, क्वेश्चन कुछ भी बोले तुम अपना सोचना कि करना क्या। कई लड़के की स्थिति इतनी खराब है कि उसको परीक्षा में दे दे कि तुम नालायक हो कैसे, तो लिख देगा कि निम्नलिखित प्रकार से नालायक है। अरे तुमको ये पूछ, ये 10वां वाला ट्रेंड जो चल रहा है ना 10वां, इसमें वो एक चीज किया जो पूछेगा वही लिखता है। तो तुमको अगर हिस्ट्री में यही समझना है, तुमसे पूछे कि तुम नालायक हो कैसे, तो काटना भी तुरंत नहीं। कहना है कि कुछ जो लोग हमसे जलते हैं वो वैसे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हमारे जो विश्लेषण है चरित्र का वे हमारे अनुरूप सही व्याख्या नहीं करके वे हमें इस नालायक के रूप में करते हैं। और इसके लिए कुछ कुछ नालायकी हमारे अंदर है। अब उसमें पॉइंट दे दोगे कि हम जरूरत से ज्यादा सीधा है, जरूरत से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करते हैं। पहले दिखाओ कि हाँ नालायक है, और फिर कहोगे कि परंतु यदि ठीक से इसी का विश्लेषण किया जाए तो हमें नालायक नहीं होने के भी कई तथ्यों का पता चलता है। और फिर आराम से करोगे कि भाई आईएएस फर्स्ट डिवीजन की, बीए की, ये देखिए बीपीएससी मार रहे हैं, पॉइंट तो चलना शुरू ना होगा जी। और अंततः सिद्ध क्या करोगे कि नालायक है। वही चीज तुमको समझना, तुमको फाइनली कहां रहना होता है ना, उस पर पॉइंट से विचलित नहीं होना। आप क्वेश्चन दिया तो क्यों बोला कुछ तो ऐसा कमी होगा तो कमी दिखाएंगे, लेकिन फिर यूटर्न मारना हो। तुमसे कह रहा है कि बताओ मौर्य कला पर बौद्ध धर्म प्रभाव है कि नहीं, दिखाएंगे कि है, देखिए ये वाला है, स्तूप है, निगाली सागर है, एकदम स्तंभ है, ये सब पूरा देंगे, एकदम बिहार बना सब दे देंगे। और फिर मारेंगे एकदम अचानक टर्निंग। तुमको लगा टर्निंग क्या मारेंगे, तो टर्निंग यही मारेंगे कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी है, लेकिन उसके कला का उद्देश्य कतई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है। अशोक ने कला क्यों बनाया, तो उसके बनाने का उद्देश्य है कि हमारे विशाल क्षेत्र में हम अपनी बातों को लोगों तक रख सके, जिससे लोगों में शांति रहे, एकता रहे। अशोक अपना बेहद शिलालेख में लिखता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, कि धर्म क्या है, वो लिखता है कि ज्यादा खर्चा मत करो, माता पिता की सेवा करो, ऐसी ऐसी बात लिख। अगर ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होता तो तुमको नहीं लगता कि कला में कहीं गौतम बुद्ध के उपदेश लिखता, तो फिर पूरे मौर्य कला में उपदेश कहा गया। नेपाल में हम कह दिए कि है, तुमको लगा कि ठीक है कह रहे हैं, तो बाकी ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया में क्यों नहीं, मरे जहां कुशीनगर में क्यों नहीं, पहला उपदेश दिया तो सारनाथ में क्यों नहीं, ये सब कहा चला। घर के इतना बढ़िया से खींचेंगे कि फिर लगेगा कि ना नहीं है। हम लोग बिहार भी बनाएंगे, अभी लिखेंगे कि बिहार है, और फिर कहेंगे कि अशोक बराबर के गुफा में बिहार बनाया तो बौद्ध भिक्षुओं को नहीं दिया, आजीवक को दिया। अशोक किसी धर्म से प्रेरित नहीं है, वो सर्वधर्म संभाव का व्यक्ति है, और उसकी कला में केवल एक धर्म का कोई प्रभाव नहीं है। वह जोड़ने की बात, कला की बात करता है, धर्म से प्रेरित व्यक्ति नहीं। अशोक को एकदम बचाना है, अगर डुबाया तो नंबर डूब जाए। बोलो जी बात समझ रहा है, धर्म से प्रेरित बात में नंबर नहीं आता। तो इसको पूरे हम लोग अगले दिन हम लोग इस पे वर्क करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के साथ चलेंगे। आज हम लोग इसका बेसिक चलिए सुन लीजिए, कल आपका क्लास इस पे हो जाएगा। उसके बाद